आम आदमी की जो इमेज है, जो वो पहले मुफलर ऐसे लगा करके, बटन उल्टा लगा करके, चप्पल पहन करके, लोग समझ चुके हैं कि ये सब एक ड्रामा है। सत्ता की इतनी भूख है कि जेल में रह करके सरकार चलाऊंगा, आज तक कभी है ऐसा? आपके अंदर मोरालिटी नाम की चीज ही नहीं है। आतिशी जी का बयान है कि हम सितंबर तक सबके खातों में पैसे आ जाएंगे, 1 रुपया नहीं आया। बीजेपी तो हर चुनाव बहुत गंभीरता से लड़ती है। हम तो पंचायत का चुनाव भी ऐसे ही लड़ते हैं, हम पार्षद का चुनाव भी ऐसे ही लड़ते हैं, विधायक का भी ऐसे ही लड़ते हैं और काम करते हैं हम। मेरे को सीएम की कुर्सी की भूख नहीं है। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। तो चुनाव है दिल्ली का, दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों का, और इस पर पूरे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की नजर है। नजर इस बात के लिए कि क्या आम आदमी पार्टी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर पाएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी अपने 26 साल का सूखा खत्म कर पाएगी और यहां पर दिल्ली की सत्ता पर काबिज होकर के डबल इंजन की सरकार चला पाएगी। यही जानने समझने की कोशिश में हम पहुंचे हैं मालवीय नगर, जहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय। तो शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। थैंक यू वेरी मच, नमस्कार, धन्यवाद। सुषमा स्वराज के बाद शीला दीक्षित रही और उसके बाद अरविंद केजरीवाल। हर लोकसभा चुनाव में पिछले खासतौर से 3 बार से अगर हम देखें, हर लोकसभा चुनाव में आप बहुत बेहतर प्रदर्शन करते हैं, क्लीन स्वीप कर जाते हैं। 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी, और जैसे ही विधानसभा के चुनाव आते हैं, पिछली बार 8 पे सिमटे, उससे पहले 3 पे सिमटे। कहाँ कमी रह जाती है, क्या दिक्कत होती है इस पूरी? देखिए, एक अन्ना के आंदोलन के बाद उसका बाय प्रोडक्ट अरविंद केजरीवाल की पार्टी बनी थी, और दिल्ली में कांग्रेस का करप्शन बहुत था, यूपीए सरकार थी, दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम में करप्शन हुआ, तो लोगों ने एक विकल्प के रूप में नए विकल्प को चुन लिया। और ये थोड़ी पता था कि ठग निकलेगा विकल्प। उनकी जो ठगलीला है, तो इस विकल्प को बढ़ाने में तो आप लोगों की भी हिस्सेदारी थी, अन्ना आंदोलन वाले। नहीं, वो तो थोड़ा सपोर्ट तो था ही। नहीं, देखिए, एक देश में कोई भी मूवमेंट चलता है तो सवाल ये है कि अब वो ये पूरी तरह से एक्सपोज हो चुके हैं, उनकी असलियतें सब सामने आ चुकी हैं, लोगों को उनके बारे में पता चल चुका है, लोगों को पता चल चुका है, लोगों को उनकी आम आदमी की जो इमेज है, जो वो पहले मुफलर ऐसे लगा करके, बटन उल्टा लगा करके, चप्पल पहन करके, लोग समझ चुके हैं कि ये सब एक ड्रामा है। तो लोग अब उसको रिजेक्ट करेंगे, और इसलिए रिजेक्ट करेंगे कि इस बार आप देखिए कि कमल का फूल खिलेगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस बार बनेगी, क्योंकि कोई डिलीवरी है ही नहीं। लेकिन वो यही कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि सरकार बनेगी, इस बारात का दूल्हा कौन है? हमारे यहाँ तो मैं हूँ। इनके वो तो दूल्हे का फेस तो डीफेस हो चुका है। वो जो दूल्हे हैं, सारे उनके आम आदमी पार्टी के जितने नेता हैं सब उन्हीं के नाम पे वोट मांग रहे हैं। दूल्हे तो डीफेस हो चुके हैं। अगर कोई और होता तो शायद चुनाव लड़ने के लिए मना करता, मॉरलिटी की, नैतिकता के आधार पर। सत्ता लोलुपता इतनी है इनके अंदर, सत्ता की इतनी भूख है कि जेल में रह करके सरकार चलाऊंगा, आज तक कभी है ऐसा? आपके अंदर मोरालिटी नाम की चीज ही नहीं है। तो आप तो मुख्यमंत्री से हट चुके हैं। अभी कल कहीं भाषण परसों दिया कि मुख्यमंत्री मैं ही हूं। वो तो स्लिप ऑफ टंग, इतना तो आप छूट दे सकते हैं ना। स्लिप ऑफ टंग की बात नहीं है, कभी खड़ा हूं मुख्यमंत्री बोलते हैं आप। तो जनता अब आपका सारा खेल समझ चुकी है, आप एक्सपोज हो चुके हैं। इसलिए मैं कहता हूं कि इस बार आपको परिवर्तन दिखाई देगा और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज जेपी नड्डा जी ने संकल्प पत्र जारी किया भारतीय जनता पार्टी का, और आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि जो हमने कहा है वही तो भारतीय जनता पार्टी कह रही है, और तो कुछ कर ही नहीं रही है। हमको कॉपी किया है उन्होंने, चाहे महिला सम्मान की बात हो, चाहे इलाज की बात हो। हाँ, एक खाने वाला आप लोगों का अलग से है कि जो झुग्गी झोपड़ी में 5 रुपए में खाना मिलेगा वो, और सिलेंडर पे कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में वादा किया था, उत्तर प्रदेश में वादा किया था, राजस्थान में वादा किया था, वहां नहीं दिया, दिल्ली में भी कहां से देंगे वो लोग? देखिए, मुझे लगता है कि थोड़ा अपने गिरेबान को झांकना चाहिए, कौन किसकी कॉपी कर रहा है। लाडली बहना योजना मध्य प्रदेश में, तो मध्य प्रदेश में काम करता हूं, हमने डिलीवरी दी है। जीत का सबसे बड़ा विषय था, हमने दी है, हमने बोला नहीं है। महतारी बंधन योजना छत्तीसगढ़ में हमने डिलीवरी दी है, हरियाणा में हमने डिलीवरी दी है, महाराष्ट्र में हमने डिलीवरी दी है, ठीक है। और पहले किसने दी थी? हम नहीं दी थी। किसने किसकी कॉपी की?
आप कॉपी कर करके यहाँ ले आए, वो आप ले आए पंजाब में। आज से 3 साल पहले पंजाब में सरकार बनी थी, है। आप महिलाओं के सम्मान योजना राशि आपने 1000 तय की थी, 3 साल में भी 1 रुपया किसी को नहीं दिया, वो योजना वहाँ लागू ही नहीं हुई। तो पहली बात तो यही समाप्त होगी कि कॉपी कौन किसकी कर रहा है, थोड़ा इसको समझ लें। दिल्ली में इसी योजना को, एक ही योजना को 2 बार लॉन्च कर दिया। यही योजना लोकसभा चुनाव से पहले आपने घोषित की और कहा, आतिशी जी का बयान है कि हम सितंबर तक सबके खातों में पैसे आ जाएंगे महिला सम्मान निधि के। 1 रुपया नहीं आया। झूठ, बेईमानी, माया जाल। आज चुनाव से 10 दिन पहले आपको 2500 याद आ गए, 2100 याद आ गए। 2500 भी तो वो कह रहे हैं कांग्रेस वाले। 1000 तो दिया नहीं आपने, आप 2100 पे आ गए। तो आपकी डिलीवरी तो 0 है, इसलिए आपकी विश्वसनीयता भी 0 है। आप बीजेपी ने क्यों कहा? बीजेपी तो जो कहती है वो करती है। हमने जो कहा वो किया। हाँ, हमने कहा है कि हम गर्भवती महिलाओं को 21,000 रुपये देंगे, 6 पोषक किट भी देंगे उनको। आज महिलाओं की जरूरत है, गरीब महिलाओं की, देना ही चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए? इट इज द नीड ऑफ द आवर, देंगे। आपने कहा कि जो पेंशन है, जो 2500 देते थे, महंगाई हुई है, लोगों को उस पेंशन को 3000 रुपये किया है, देना ही चाहिए। आपने तो सारी पेंशन ही बंद कर दी है। हमने इसमें मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने केंद्रीय नेतृत्व का कि उन्होंने दिया। हमने आयुष्मान भारत योजना लागू करने की बात की तो हमने ये कहा है कि 5 लाख का तो केंद्र सरकार की योजना होगी और 5 लाख राज्य सरकार देगी। और वो कह रहे कि हमने संजीवनी योजना लॉन्च कर दी, 60 साल से ऊपर के जितने भी हैं, चाहे जितना पैसा वो संजीवनी फ्रॉड योजना आपने लॉन्च कर दी। संजीवनी वो अपने पार्टी के सर्वाइवल की संजीवनी उस संजीवनी योजना में ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्हीं के मंत्रालय ने ये कह दिया, नोटिस निकाल दिया अखबार में कि संजीवनी नाम की कोई योजना ही नहीं है और जनता इनके बहकावे में ना आए, कोई डाटा इनको शेयर ना करे, कोई अपना बैंक अकाउंट ना दे, तो बचा क्या? चलिए सतीश जी, एक दो चीजें जो बेसिक हैं, उसके बाद मैं एक आपके विधानसभा पे आऊंगा। कांग्रेस से मदद मिल रही है आप लोगों को? नहीं, हमको किसी क्योंकि आप पिछली बार तो चुनाव लड़ रहे थे तो सीधा सीधा मुकाबला था। इस बार कांग्रेस थोड़ी वोकल हो रही है आम आदमी पार्टी के खिलाफ। जितना आपके खिलाफ नहीं है, उससे ज्यादा वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ है। संदीप दीक्षित लगातार बोल रहे हैं, अजय माकन लगातार बोल रहे हैं, और कांग्रेस भी उनसे ही लड़ रही है। आपके खिलाफ थोड़ा कम बोल रही है कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के खिलाफ ज्यादा बोल रही है। देखिए, वो उनके इंडी गठबंधन के एलाइज हैं, इसमें तो नहीं है। नहीं, इसमें नहीं, वही तो मैं कह रहा हूं। ये पॉलिटिक्स ऑफ कन्वीनियंस है। जब जहां सूट करता है दोनों मिल जाते हैं, जब जहां सूट करता है अलग हो जाते हैं। बीजेपी को तो इससे कोई लेना देना है नहीं। तो ये इनका तो दोनों ही, जब जरूरत थी उसने कहा बच्चों की कसम खाता हूं मैं, कांग्रेस को तो कभी के साथ सरकार नहीं बनाऊंगा। दोनों ने मिलकर के सरकार बना ली। किस 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 कैरेक्टर की बात कर रहे हैं आप? किसके कैरेक्टर की बात कर रहे हैं? हम बीजेपी तो हर चुनाव बहुत गंभीरता से लड़ती है। हम तो पंचायत का चुनाव भी ऐसे ही लड़ते हैं, हम पार्षद का चुनाव भी ऐसे ही लड़ते हैं, विधायक का भी ऐसे ही लड़ते हैं, और काम करते हैं हम। कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे लड़ रहा है, किससे फायदा घाटा होगा, ये तो लोकतंत्र का उत्सव है। हम अपना काम कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। मालवीय नगर से आपके सामने सोमनाथ भारती 3-4 बार लगातार चुनाव जीत चुके हैं, और वो अपनी जनसभाओं में बार बार जिस भ्रष्टाचार का हवाला आप देते हैं, उसी भ्रष्टाचार का हवाला सोमनाथ भारती देते हैं कि सतीश उपाध्याय ने भ्रष्टाचार किए हैं, टावर लगाने में, सड़कें बनाने में, एनडीएमसी में रहे, एजुकेशन कमेटी में रहे। वो लगातार बोल रहे हैं। तो किसका क्या भ्रष्टाचार? चलिए बताएं नहीं, कौन सा है? क्या एनडीएमसी में रहे तो क्या भ्रष्टाचार किया? कह रहे हैं कि वो जहाँ के पार्षद रहे वहां अपने दोबारा जा नहीं सकते हैं, वहां पे लोग अरे आप तो जरा मैं वही तो कह रहा हूँ, ये झूठ बोलना, बेईमानी करना, कोई भी बात करना, आप मुझे बताइए ना, मैं आपको गिनाता हूँ। आप जाइए, आप मालवीय नगर सी ब्लॉक मार्केट में जाइए, लोगों से जाकर इंटरव्यू लीजिए और पूछिए कि हम जा सकते हैं कि नहीं जा सकते। आप सर्वी प्यार में जाइए, वहाँ की आरडब्ल्यू, वहाँ के लोगों से एक इंटरव्यू करिए। आप चलिए यही टेस्ट केस करिए,
झूठ और सच का पकड़िए, मेरे बिना बताए जाइए, आप अभी जाइए और फ़ोन करिए, आप सर्वोदय एन्क्लेव में जाइए, वहाँ की प्रेसिडेंट से बात करिए, आप शिवालिक बी ब्लॉक में जाइए, वहाँ से बात करिए, आप सर्वोदय में जाइए, आप गीतांजलि में जाइए, आप नवजीवन में जाइए, लाइए मैं नाम आपको दे रहा हूँ, और जाकर के कुछ भी बोल देना कि वहाँ जा नहीं सकते। अरे तुमको लोग भगा रहे हैं उल्टा, मैं तो 10 साल पहले था और आज भी लोग मुझे सर आंखों पर रख करके मेरा स्वागत कर रहे हैं, काम के कारण। क्योंकि बीजेपी के लोग कह रहे थे कि सतीश जी की जिम्मेदारियां बदल दी गई काम थी, के कारण, पार्टी ने बहुत सारी जिम्मेदारियां दे दी तो क्षेत्र से थोड़ा सा हट काम गए के थे। कारण, काम के कारण, मेरे काम के कारण, मेरी उपलब्धता के कारण, मेरा ऑफिस तब भी यही था, आज भी यही है। जब मैं अध्यक्ष था तब भी यही था, पार्षद था, आज भी यही है। मेरे में कोई परिवर्तन नहीं है। आप जाइए उनसे पूछिए, एनडीएमसी में था, आप मेरी उपलब्धियां पूछिएगा। 4400 एम्प्लॉय पक्के कराए हैं मैंने, जो 20-20 साल से पक्के नहीं हुए थे। इनको क्या पता दर्द क्या होता है, कौन सा भ्रष्टाचार। भ्रष्टाचार तो इनसे पूछिए ना, कितना कितना हो रहा है। अपनी अपनी एनजीओ के माध्यम से कितना भ्रष्टाचार तो कर रहे हैं। हलफनामा दे रहे हैं, मेरे पास घर भी नहीं है, गाड़ी भी ये नहीं झूठ है। बेईमानी, मैंने कह रहा ना, ये तो मैं वही तो बोल रहा हूं आपको। आप 10 साल, इस बार उनकी विदाई, सम्मानजनक विदाई तय है। अभी 3-4 महीने पहले स्टेटमेंट उन्होंने दिया था, ट्वीट किया था शायद, आई एम डिप्रेस्ड। वो तो सिर्फ इस वजह से कहते हैं ना कि आप लोग उनको तंग कर देते हैं। डिप्रेशन है मुझे, तो यू आर नॉट फिट फॉर द जॉब। मालवीय नगर की जनता उनको डिप्रेशन से हटा करके उनको स्वास्थ्य लाभ के लिए भेजने वाली है, और उनको अब आराम करवाएगी, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलेगा। कांग्रेस मुकाबले में नहीं है, आप देखते ही नहीं है नहीं, हम बिल्कुल ही। कांग्रेस, हम किसी की बात ही नहीं करते, हम बीजेपी की बात करते हैं। और सोमनाथ भारती ने इस 10 साल के अंदर इस मालवीय नगर विधानसभा को बेहाल कर दिया है। कहीं जाइए आप, टूटी सड़कें पाइएगा, कहीं जाइएगा आप, एमसीडी इनके पास है, कूड़े के ढेर पाइएगा। इस मालवीय नगर में बारिश में 4 फीट से लेकर 9 फीट तक पानी भरा। ये तो पूरी दुनिया ने देखा। ठीक है, 9 फीट तक पानी भरा। ये गवर्नेंस है आपकी, कह तो रहे हैं कि इस बार पूरी ये पाइपलाइन गवर्नेंस है, ये गवर्नेंस है। 10 साल में ये आपने किया। आईआईटी में करोड़ों रुपए का इक्विपमेंट पानी में मर्ज हो गया, ये गवर्नेंस है आपकी। आज भी अभी भी जाइए आप कैमरा लेकर। अभी मैं आया हूं, नरक बना हुआ है, नरक। मैं आज पद यात्रा से आ रहा हूं, इंदिरा कैंप में, वाल्मीकि कैंप में, अपना बेगमपुर पार्क में, कालू सराय में, जहां जाओ आप, खुदा पड़ा हुआ है, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं। जाके देखिए, आपकी डिलीवरी 0 है। 1993 में जब दोबारा से दिल्ली में विधानसभा के चुनाव शुरू होते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपको भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मिलती है। 93 2025 कितना फर्क आया है सर? देखिए, दिल्ली में बहुत ज़्यादा, जिसे कहना चाहिए कि परिवर्तन आया। दिल्ली पूरी तरह से मैं कह सकता हूँ कि बदल चुकी है। आपको ध्यान होगा कि जिस समय 93 में हम एक बार जब खुराना जी मुख्यमंत्री बने, तो खुराना जी का पूरी तरह से कमिटमेंट दिल्ली को सुधारने में था, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में था, और दिल्ली के प्रति उनका प्यार भी बहुत ज़्यादा था खुराना जी का, और पूरी तरह से डेडिकेटेड थे दिल्ली को लेकर के। लेकिन दिल्ली के 93 की दिल्ली और 2025 की दिल्ली में आप एक बड़ा परिवर्तन आया है। दिल्ली में डेमोग्राफिक चेंज भी दिल्ली में हुआ है। दिल्ली की जनसंख्या बहुत ज़्यादा बड़ी है, उसको एक तरीके से विस्फोट कह सकते हैं कि दिल्ली में जनसंख्या विस्फोट हुआ है। दिल्ली बेतरतीब तरीके से आगे बढ़ती गई। दिल्ली का जो 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 विकास होना चाहिए था, दिल्ली का जो इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए था, दिल्ली की जो मूलभूत सुविधाएं ठीक होनी चाहिए थी, उन सभी चीज़ों पर बहुत ठीक से, जिसे कहना चाहिए कि एक तैयारी जो होनी चाहिए थी वो नहीं हुई। और उसका परिणाम भी है कि उसके कारण से दिल्ली की सुनियोजित विकास नहीं होने के कारण से आज दिल्ली में सीवरेज की प्रॉब्लम है, आज दिल्ली में स्टॉर्म वाटर ड्रेन के प्रॉब्लम है,
आज दिल्ली में प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर जो किसी शहर की मूलभूत बुनियादी सुविधाओं को सप्लाई करने के लिए होता है। मैं मानता हूँ कि शायद ये दिल्ली में जब इंफ्रास्ट्रक्चर बना था तो शायद चाहे वो अब सीवरेज था, चाहे वो पानी की व्यवस्था थी, चाहे वो रोड्स थे, चाहे वो हॉस्पिटल्स थे, जब दिल्ली बनी थी तो उस समय लगभग 50 लाख 70 लाख लोगों के हिसाब से, या जिस समय 25 लाख था तो ऐसा अप्रीहेंड किया होगा कि 50 लाख हो 50 हो जाएंगे, सकता है, हाँ। 50 हो जाएंगे, तो उस हिसाब से सारी व्यवस्थाएं हुई थी। लेकिन आज 50 लाख की जगह अगर जनसंख्या लगभग 2 करोड़ के आसपास पहुंच जाए तो उस पर जो बोझ है, उस बोझ के कारण से दिल्ली कराह रही है। दिल्ली में पूरी तरह से समस्याओं का अंबार है और एक ही बारिश में दिल्ली पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो जाती है। जो उसके बाद की सरकारें थी, उन सरकारों ने इन सब चीज़ों पर कभी भी जिस तरीके से उन कामों को बढ़ाना चाहिए था वो किया नहीं। मैं इसीलिए पूछने वाला था कि इतनी सारी जो समस्याएं आपने बताई, ये एक दिल्ली वाले की समस्या थी जो पुरानी दिल्ली देख रहा है। अब बतौर नेता के तौर पर कि आपकी सरकार 99 में चली, 96 में चली जाती है, सुषमा स्वराज आखिरी मुख्यमंत्री होती हैं और उसके बाद लगातार कांग्रेस और फिर आम आदमी पार्टी, क्या इनकी जवाबदेही बनती है कि ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं सुधरा? देखिए, ये तो निश्चित रूप से मैंने कहा ना कि 25 साल, आज 26 साल हो गए। 26 साल में आप भविष्य के बारे में सोचते हैं। एक जो एडमिनिस्ट्रेटर है या दिल्ली का मुख्यमंत्री है, वो भविष्य के बारे में सोचता है कि अब आने वाला जनसंख्या है, शहर बढ़ रहा है, शहर की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, सड़कों की ज़रूरतें बढ़ रही हैं, पानी की ज़रूरत बढ़ रही हैं, शहर के सीवर लाइन की ज़रूरत बढ़ रही हैं। ये बुनियादी चीज़ें, लोगों को अस्पताल चाहिए, लोगों को स्कूल चाहिए, लोगों को रिक्रिएशन के लिए पार्क चाहिए, लोगों को बाज़ार चाहिए, लोगों को कॉमर्शियल प्लेसेस की ज़रूरत है। तो मैंने कहा कि उस समय की जो सरकारें थी उन्होंने इस पर बिल्कुल प्लानिंग नहीं की। थोड़ा बहुत काम जब शीला दीक्षित थी तो उनके समय में, चूँकि कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, तो जब भी गेम होते हैं तो एक नए तरह का एक बजटिंग होती है, फंडिंग होती है, शहर को आप सजाते हो, तो उस समय काम हुआ और वो भी सारा भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गया और बाद में केजरीवाल उसी को करते करते यहाँ आ गए। लेकिन 11 साल में तो दिल्ली 20 साल पीछे चली गई, क्योंकि कोई आप ऐसी आइकॉनिक व्यवस्था, आप बेसिक मूलभूत सुविधाएं, ना तो आपने पानी के लिए कोई चीज़ नई खड़ी की। यमुना जो हमारे पानी का मुख्य स्रोत है, जिसमें 2015 से अरविंद केजरीवाल बार बार बोलते रहे कि यमुना को आप पत्रकार हैं, पत्रकारों को भी उन्होंने कहा कि हर साल डुबकी लगवाने की बात करते रहे। कहा था 2025 की डेडलाइन दी थी उन्होंने, और 2025 में तो ये स्टेटमेंट भी दिया कि अगर 2025 में मैं यमुना को क्लीन न कर पाऊं तो मुझे वोट मत देना, तो मुझे वोट मत देना, मुझे दोबारा मत चुनना। तो क्या वो अपने उस स्टेटमेंट पर आज अडिग रहते हैं? वो कहता है कि आप लोगों ने उनको जेल भेज बस दिया। तो ये तो जेल, तो काम जैसे करेंगे तो जेल जाएंगे ना। जो यमुना प्रदूषित में आज है, दिल्ली में जो लिकर स्कैम हुआ, दिल्ली की लिकर पॉलिसी आप लेकर के आए, दिल्ली को शराब की राजधानी बनाने का काम आपने किया, एक के साथ एक फ्री, और उसमें भी सब जितने भी लोग थे, प्राइवेट वेंडर थे, उनको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाभ पहुँचाने का काम आपने किया। और उसके कारण से दिल्ली को ना आपने ये देखा कि यहाँ मंदिर है, यहाँ गुरुद्वारा है, यहाँ शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए, यहाँ स्कूल है, यहाँ पर शराब की दुकान नहीं होनी चाहिए, हमारे समाज का जो ताना बाना है वो ख़राब होगा। आपने कुछ नहीं सोचा। और आपको तो चूंकि पैसा चाहिए था, भ्रष्टाचार था, जो सूत्र बताते हैं, लोग कहते हैं 2000 करोड़ का कम से कम भ्रष्टाचार घोटाला। CAG रिपोर्ट के हवाले से और बात CAG करें। रिपोर्ट में भी कितने सारे पॉइंट उनके सामने आए हैं। आप जेल में भी रहे, आप बेल पर आज हैं, तो आपकी मोरालिटी क्या है? आपने किया क्या? आप मुझे बताइए। पानी के लिए आपने कुछ नहीं किया। दिल्ली की सड़कें आज टूटी हुई हैं, गड्ढे में हैं, उसके लिए आपने कुछ नहीं किया। दिल्ली का जो सीवेज सिस्टम है उसके लिए आपने कुछ नहीं किया। बरसाती नाले जिनकी डीसिल्टिंग होनी चाहिए, जिसके कारण से इस बार की बारिश में लगभग आधी दिल्ली डूब गई, उसमें राजेंद्र नगर में उसके होने के कारण से आपका 3 बच्चों का अचानक उनका दर्दनाक उनकी मृत्यु हो गई। इस मालवीय नगर में
4 फीट से लेकर के 9 फीट तक पानी भरा और जिस तरह की स्थितियां बनी, लोगों को लाखों करोड़ों रुपए का नुकसान हो गया। आईआईटी गेट में जो लैब्स थी, जो इक्विपमेंट्स थे, वो सारे खराब हो गए। तो स्टॉर्म वाटर ड्रेन है ही नहीं। 11 साल से आपको जो बारापूला, सुनहरी पूला की जो डिसिल्टिंग करानी थी, आपने डिसिल्टिंग नहीं कराई। और उसके कारण से, क्योंकि इस सरकार की एक सबसे बड़ी खासियत है, और वो खासियत है कि सरकार के काम के अलावा, गवर्नेंस के अलावा सब कुछ है। वो ये कहते हैं कि गवर्नेंस हम इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि केंद्र नहीं क्योंकि करने केंद्र देता। हमें तो सपोर्ट नहीं करता। आप मुझे बताइए, चलिए आप इस पर ही आ जाते हैं। अगर वो कहते हैं केंद्र नहीं करने देता, एलजी साहब रोक देते हैं एक हमारे मिनट, फाइलें। एक मिनट, पानी किसका विषय है? प्योरली स्टेट का सब्जेक्ट है, प्योरली स्टेट का सब्जेक्ट है। आपने पानी के लिए क्या प्रयास किए? कौन से नए रिजर्वॉयर बनाए? कौन सी आप नई प्लानिंग लेकर के आए? पानी के लिए यमुना की भी डिसिल्टिंग होनी है, क्या आपने डिसिल्टिंग की? आपने कुछ नहीं किया। सीवेज सिस्टम के ऑगमेंटेशन के लिए आपने क्या किया कि सीवेज सिस्टम किसी टेक्निकल एक्सपर्ट से बुला करके, वर्ल्ड में बड़े बड़े टेक्निकल एक्सपर्ट हैं कि साहब हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बढ़ गया है, उसको ठीक करना है। ये किसका है? ये दिल्ली जल बोर्ड का है। वो लोग तो गए थे ना टेम्स देखने के लिए कि कैसे साफ करते हैं। थेम्स को तो नाम लेने के लिए कि मैं यहाँ पर पता नहीं क्या कर दूंगा, सबको कर दूंगा, उन्होंने तो कुछ किया नहीं। आप मुझे बताइए कि जब आप सीवेज सिस्टम को ठीक आप करेंगे नहीं, जो बरसाती नाले हैं वो उसमें सीवर जा रहा है, सीवर में बरसाती नाले जा रहे हैं, कोई सिस्टम नाम की चीज नहीं है। डीटीसी दिल्ली में होती थी, हम सब लोग डीटीसी में, हम कॉलेज डीटीसी में ही जाते थे, वो पूरी तरह से मर गई, खत्म हो गई डीटीसी। आज तो उन्होंने कह दिया कि स्टूडेंट के लिए फ्री हो गई। ना, खत्म हो गई। फ्री तो तब होगी जब बसें होंगी, फ्री तो तब होगी जब बसें होंगी। तो ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आपने खराब कर दिया। दिल्ली में जो प्रदूषण है, वो लोग बिना सिगरेट पिए ही 15-15, 20-20 सिगरेट पीते हैं। और आप पहले कहते थे कि पंजाब से पराली जलती है, आज पंजाब आपके पास है। तो आज आपने गोल पोस्ट जो है वो चेंज कर दिया, नहीं अब यूपी से आती है। आप मुझे बताइए किसके अंडर था? दिल्ली में अगर नए इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए था, नए रिक्रिएशन सेंटर बनने चाहिए थे, नए शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनने चाहिए थे, नए व्यावसायिक भवन बनने चाहिए थे, किसने रोका आपको? किसके हाथ में है ये? आप कोई प्लानिंग लेकर के आए? आपने कभी कुछ किया क्या? कोई आइकॉनिक बिल्डिंग आपने, आज दिल्ली सरकार के अस्पताल देख लीजिएगा, कहीं छत टपक रही होगी, ओटी में जंग लगे हुए इक्विपमेंट आपको मिल जाएंगे। स्कूलों की बेहतरी का दावा करते आप हैं। क्या स्कूलों की बेहतरी? मोहल्ला यहाँ पे क्लिनिक 2-4 का दावा करते हैं। आपने क्या, कितने मोहल्ला क्लिनिक आज तक 10 साल में कितने हजार, 1000 मोहल्ला क्लिनिक बनाने की बात की थी? आप तो पत्रकार हैं, पूछ ली कितने बने हैं और उसमें से कितने वर्किंग है मोहल्ला क्लिनिक में? नहीं देते हैं, फिर रोक देते हैं आप लोग। वही मैं कह रहा हूं ना, सब आप यही कहते हैं। क्या बोला था उन्होंने शीला दीक्षित के लिए? क्या बोला था शीला दीक्षित कि वो सरकार में, चूंकि पुलिस उनके हाथ में नहीं है, ये मैं भी जानता हूं नहीं होगा, लेकिन मैं आऊंगा तो मैं करके दिखाऊंगा। तो दूसरों के लिए कहना आता है बस, अपने लिए कुछ करना नहीं आता। दिल्ली में एनडीएमसी में मैं था, इतना बड़ा G20 हुआ, तो G20 में इतना देश में पूरे वर्ल्ड के मेहमान आए, आप यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आपने कोई प्लानिंग, आपने कोई मन में सोचा हो कि पूरा विश्व यहाँ पर आ रहा है, आपकी भूमिका क्या है? आप कोई उसकी G20 की मीटिंग में पार्टिसिपेट आपने किया हो, तो आप केवल बहाने लगाने के अलावा, झूठ बोलने के अलावा, भ्रष्टाचार के अलावा आपके पास है क्या? कितने नए स्कूल आपने बना दिए, कितनी नई यूनिवर्सिटी आपने बना दी, कितने नए अस्पताल बना दिए? मोहल्ला क्लिनिक के बारे में आपने अभी बोला, आप जाके देखिए मोहल्ला क्लिनिक के हालात क्या हैं। वो तो कहते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स हमारे आर्टिकल मोहल्ला क्लिनिक क्या हालात हैं, आप जाके देखिए। गंदगी के अंबार हैं, जानवर घूम रहे हैं उसमें, लोग बोलते हैं नकली दवाइयाँ देते हैं, डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर हैं तो दवाई नहीं है, दवाई है तो डॉक्टर नहीं है। तो आपने बनाया, किया क्या? युवाओं के लिए कुछ किया क्या? क्या किया आपने? अभी तक पूरी तरह से, मैं आपको बताता हूं कि सरकार अगर 10-11 साल रह जाए तो लगता है कि यार इस सरकार के आने के बाद बहुत सारे कुछ इन्होंने नई बिल्डिंग बना दी, नया कर दिया। अब दूसरी तरफ केंद्र सरकार है, मोदी जी की सरकार है, नया सेंट्रल विस्ता बन गया, नया पार्लियामेंट बन गया, नया प्रगति मैदान बन गया, नई सुरंगें बन गई, लोगों को ट्रैफिक से ईज करने के लिए उन्होंने साधन बना दिए, यशोभूमि नया बन गया, पुलिस हेडक्वार्टर बन गया, एम्स का डबल एम्स खड़ा हो गया, है ना,
उन्होंने भी तो कुछ किया है जिसकी नहीं, बात आप लोग करते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ इतनी चीजें हैं और ईस्टर्न वेस्टर्न पेरिफेरी बन गया। अब दिल्ली सरकार की कोई एक आइकॉनिक बिल्डिंग बनाई है कि क्या किया है दिल्ली सरकार ने? कौन सी ऐसी बिल्डिंग है जिसका आप नाम ले सकते हैं? आप ही तो कहते हैं मुख्यमंत्री आवास। वो तो अपना शीश महल है उनका। वो जो शीश महल है, उस शीश महल के अलावा जिसमें 50 करोड़ से भी ऊपर 50, 30, 70, 80 करोड़ रुपया जो भी उसमें लगा, वो केवल अपनी विलासिता के लिए। ये आम आदमी है कि जनता का पैसा आप करोड़ों रुपए के कर्टेन उसमें लगा लें, लाखों रुपए के ऑटोमेटिक डोर आप उसमें लगा लें, लाखों रुपए की कारपेट आप उसमें लगा लें, लाखों रुपए के WC उसमें ऑटोमेटिक आप लगा लें। वो कहते हैं कि ये सब कुछ है ही नहीं, चले बीजेपी हमको दिखा दे। नहीं, झूठ। ये वो तो सारा जो भी कुछ है वो तो सारा का सारा PWD के मैनुअल में है ना। बीजेपी क्या दिखा दे? PWD के मैनुअल में वो सारा सब कुछ है, वो रेट्स हैं, जो खर्चा हुआ है वो है। लोग तो बताते हैं बार भी उसमें है, मसाज चेयर उसमें है, करोड़ों रुपए के वॉल पैनल्स उसमें है। आप मुझे बताइए कि कितने कितने AC उसमें है। वो आपने अपनी जनता का पैसा, हम आम आदमी हैं, आप आम नहीं, आप खास आदमी हैं, अरविंद केजरीवाल की अहंकारी पार्टी। वो कहते हैं कि ये मुख्यमंत्री आवास है, चलिए अगर इस बार हम हैं, हो सकता है कि बीजेपी का भी मुख्यमंत्री अगर जीत के आएगा तो उसी बदले में तो सवाल रहेगा। बीजेपी के, आप इसको चेंज मत करिए। आपकी मानसिकता क्या है? सरकारी आवास सब लोग लेते हैं, कौन नहीं लेता? MP नहीं लेते क्या? बिल्कुल लेते हैं। तो फिर PWD उनको, CPWD उनको वो करके देती है, जो चीज़ चाहिए वो करके देती है। लेकिन ये नहीं होता कि उस सारे में पूरी उसको रेनोवेशन करने में उनकी पत्नी खुद बैठें, ऑफिशियल मिनट्स ऑफ द मीटिंग में हैं, और आप इस तरह की विलासिता करवाएं। आप ऑटोमेटिक 70 लाख के ऑटोमेटिक डोर लगवाए, क्या आवश्यकता थी? करोड़ों रुपए के पर्दों की क्या आवश्यकता थी? ये MP और मंत्रियों के यहाँ बनते हैं, होता है क्या? आप तो पत्रकार हैं, कितनी जगह आप जाते हैं। ऑटोमेटिक WC उसकी क्या जरूरत थी 10-10 लाख की? क्या जरूरत थी मुझे बताइए आप। मार्बल आपने लगाया, इटालियन मार्बल, दुनिया टाइल्स वाइल्स लगती हैं, सब हो जाता है। आपने वियतनाम का मार्बल लगाया। आई मीन कोई मोरालिटी, कोई नैतिकता नाम की चीज, दिखाना कुछ, कहना कुछ, करना कुछ। लेकिन क्यों वो कहते हैं फिर कि कट्टर ईमानदार है? वो कहते हैं कि हम कट्टर ईमानदार हैं। बीजेपी ने जब कहा इस्तीफा दो, हमने नहीं दिया, हम जेल से बाहर आए और फिर हमने इस्तीफा दिया और अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए फिर हम मैदान में हैं। कट्टर बेईमान है, कट्टर बेईमान, कट्टर झूठे, कट्टर जो लोगों को गुमराह करने वाले, कट्टर U-टर्न लेने वाले, सनातन का विरोध करने वाले। वो तो हनुमान मंदिर में पूजा करते हैं। नहीं, हनुमान तो फिर उनसे पूछो, हनुमान मंदिर में पूजा करते हैं, सब दिखावा है। क्या बोला था राम मंदिर के समय? स्टेटमेंट है। नानी ने, इससे मैंने पूछा, नानी आप तो बहुत खुश होगी। तो नानी कहती, ना बेटा ना, हम किसी की मस्जिद पे मंदिर नहीं बनाते। तो नानी ने कहा कि हम तो इसमें, आप इसमें स्कूल को और कुछ सार्वजनिक कुछ चीज़ बना दीजिएगा। ये सनातन प्रेम है आपका। तो जो ये नैतिकता है जो सवाल खड़े करती है, आप जनता के पैसे का दुरुपयोग किस तरीके से कर सकते हैं, ये आपके सामने है। लिकर पॉलिसी आपकी आई, क्या जरूरी था कि मंदिरों के पास आप शराब की दुकानें खोलें? क्या जरूरी था कि आप विद्यालयों के पास शराब की दुकान खोलें? क्या जरूरी था कि आप गुरुद्वारे के पास शराब की दुकान खोलें? शराब की दुकान पहले भी खुली हुई थी। बिल्कुल सर, शराब से सबकी कमाई होती है, ये सब ऑफिशियली आती है ना। लेकिन शराब की दुकान आपने, उसमें जिस तरह का स्कैम हुआ, लगभग 2000 करोड़ रुपए का जो घपला, नुकसान प्राइवेट वेंडर्स का भी हुआ, और आप पैसा लेकर के हो गए। अच्छा मुझे बताइए, पैसे का दुरुपयोग इनसे करना कोई सीखे, इनसे मतलब इनके जैसा मुख्यमंत्री आपने नहीं देखा होगा कभी। आप मुझे बताइए कि दिल्ली के जनता के टैक्स का पैसा है, वो दिल्ली की बेहतरी के लिए, दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुधारने के लिए है, या अपनी पार्टी के विस्तार के लिए है? पहले साल में आपको ध्यान आया होगा 565-560 करोड़ के आसपास
आप एडवर्टाइजमेंट में पैसा लगाते हैं और किस में लगाते हैं? एक 10, 15, 20 लाख का, 25 लाख का मोहल्ला क्लिनिक खुलता है और उसके लिए देश भर में, चाहे वो वेस्ट बंगाल हो, चाहे वो उड़ीसा हो, चाहे वो बिहार हो, चाहे राजस्थान हो, तो 25 लाख के एक मोहल्ला क्लिनिक का प्रचार प्रसार 10 करोड़ में, 10 करोड़ के करोड़ों रुपए में मान लीजिए आप, पूरे देश भर में होता है पार्टी को विस्तार के लिए। ये कौन सा न्याय है? कौन सी ये वो है? एक आप स्कूल खोलेंगे, 10 कमरे बना देंगे, उसका एडवर्टाइजमेंट पूरे देश में करेंगे। क्यों? आप दिल्ली में करिए ना, कौन रोकता है? आप दिल्ली में करिए, दिल्ली में एडवर्टाइजमेंट करिए, आपका अधिकार है। लेकिन उसकी उड़ीसा में क्या जरूरत है, गोवा में क्या जरूरत है, हरियाणा में क्या जरूरत है, यूपी में क्या जरूरत है? पैसे को लुटाएंगे आप? किसने ये अधिकार दे दिया दिल्ली के पैसे को लूटने का आपको? शीला दीक्षित भी थी तो उनका बजट मेरे हिसाब से 28 करोड़ के आसपास था। तो आपको ये लगता है कि शीला दीक्षित बेहतर मुख्यमंत्री थी? सवाल बेहतर और उसका नहीं है, सवाल शालीनता का है, सवाल कानून के हिसाब काम करने का है। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूं कि शीला दीक्षित जब मुख्यमंत्री थी तो केंद्र में वाजपेयी भी बहुत समय तक प्रधानमंत्री रहे, और फिर 2014 में भी आप जब शीला दीक्षित थी तो मुख्यमंत्री रहे। शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही तो केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार है। ये तनातनी हमेशा से रही है या उस समय नहीं हुआ करती? बिल्कुल, कोई कन्फ्रंटेशन आपने देखा क्या? निगम में भाजपा की सरकार थी और शीला दीक्षित मुख्यमंत्री हुआ करती थी, तो कभी कोई तनातनी, कभी कोई पैसा नहीं देने की बात, कभी परेशान करने की बात कभी आई क्या? क्योंकि हमने वो दिल्ली मेट्रो की भी तस्वीर देखी है कि Yes. वाजपेयी जी और शीला दीक्षित साथ में खड़े होकर के मेट्रो का टिकट ले रहे हैं। शुरुआत खुराना जी ने की, उद्घाटन शीला दीक्षित ने कर दिया। तो ये जो चीजें हैं यही तो बताती हैं कि आप बिल्कुल अराजक तरीके से राजनीति करते हैं। आपको कोई लेना देना नहीं विकास से, आपको कोई लेना देना नहीं नए परिवर्तन से, नए विजन से। आप तो बस कितना भ्रष्टाचार पैसा कमा सकते हैं आपका इसी से मतलब है। हर स्कीम में पैसा, ऑड एंड इवन हो तो उसमें पैसा कमा लें, जल बोर्ड हो तो उसमें पैसा कमा लें, शराब हो तो उसमें पैसा कमा लें, डीसिल्टिंग हो तो उसमें पैसा कमा लें। सतीश जी, आपकी पार्टी के एक नेता हैं, चूंकि आप पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, आखिरी ही सवाल है ये तरीके से। कपिल मिश्रा, कपिल मिश्रा ने रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को लेकर के एक बड़ा मुद्दा उठाया। उन्होंने बहुत सख्त लहजे में ये कहा कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या की जिम्मेदारी ही अरविंद केजरीवाल है, उनके यहाँ रहने की ही जिम्मेदार अरविंद केजरीवाल है। वो कह रहे हैं कि केंद्र में जब नरेंद्र मोदी की सरकार है, गृह मंत्री अमित शाह है, तो बांग्लादेशी रोहिंग्या आए कैसे? ये तो रही एक बात। दूसरी बात ये दिखी कि इसी को आगे बढ़ाते हुए जब उनका नामांकन हो रहा था तो वहां पे पोस्टर दिखे, कटेंगे तो बटेंगे। सहमत हैं आप इससे? सवाल यह है कि रोहिंग्या को लाने में अभी दिल्ली पुलिस ने इनके जिस विधायक को नोटिस दिया है और उस नोटिस में उनके फर्जी आधार कार्ड को सर्टिफाइड करने का काम आम आदमी पार्टी के एमएलए ने किया है। अब इससे बड़ा प्रमाण तो कोई हो नहीं सकता कि रोहिंग्यास को कौन लेकर के आ रहा है, किसका इंटरेस्ट है, कौन दिल्ली की आबो हवा को खराब करना चाहता है। अगर उसका एमएलए फर्जी सर्टिफिकेट बना करके रोहिंग्यास को यहाँ लाने का काम कर रहा है, बांग्लादेशियों को लाने का काम कर रहा है, और नाम मोदी जी का ले रहे हैं आप, यानी चोरी भी करेंगे, बॉर्डर पार करके चोरी भी करेंगे, चोरी भी करेंगे, सीना चोरी भी करेंगे। पुलिस नोटिस आपको देगी क्योंकि आपको पकड़ा तभी तो पुलिस ने नोटिस दिया। तो ये पार्टी पूरी तरह से राष्ट्र विरोधी कार्यों में लिप्त पार्टी है। ये पूरे दिल्ली का ताना बाना खराब करना चाहती है, और इसलिए जो बात कपिल मिश्रा ने कहा है कि रोहिंग्यास को लाने के लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो ये पार्टी जिम्मेदार है, तो जिम्मेदार है। और वो जो नारा है कटेंगे तो बटेंगे, यूपी से निकला, महाराष्ट्र पहुंचा, बिहार के उपचुनाव में पहुंचा, और अब दिल्ली के लोग कह रहे हैं यहाँ ये नहीं चलेगा या यहाँ ये नहीं चलना चाहिए। अब जो कपिल मिश्रा जी का ये सवाल आप उनसे पूछिएगा ना। यानी बिल्कुल मैं उनसे पूछूंगा, मैं आपको बताओ प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, उनसे वो सवाल आप उनसे पूछिएगा। नारे समय समय पर अलग अलग जगह चलते हैं, वो उनसे आप पूछिएगा। लेकिन दिल्ली में एक बदलाव की जरूरत है, दिल्ली के गौरव को वापस लाने की जरूरत है, दिल्ली में गवर्नेंस की जरूरत है। दिल्ली पूरी तरह से त्रस्त है, अस्त व्यस्त है, और इसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो अरविंद केजरीवाल जिम्मेदार हैं और उनकी पार्टी जिम्मेदार है। और इसलिए इस बार मालवीय नगर से भी
और अन्य विधानसभाओं से भी इस पार्टी के विधायकों की विदाई तय है। चलिए, तो इसी नोट पे इस पूरी बातचीत को खत्म करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के मालवीय नगर से प्रत्याशी सतीश उपाध्याय जो ये कह रहे हैं कि इस बार सूखा खत्म होगा और दिल्ली बदल कर रहेगी।